तारीख थी 22 नवंबर 1963। टेक्सास स्टेट का शहर डैलस। 2 लाख लोग 16 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों ओर प्रेसिडेंट के स्वागत में खड़े हुए थे। JF कैनेडी का काफिला अब ELM स्ट्रीट होते हुए डीली प्लाजा की ओर बढ़ रहा था। घड़ी में दोपहर के 12:30 बजे का वक्त था। टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी के सामने से होकर कैनेडी की लिम्जीन निकल रही थी, जिसकी छत खुली हुई थी। तभी यकायक गोली चलने की आवाज से अफरा तफरी मच जाती है। पहली गोली प्रेसिडेंट की गर्दन में लगती है। इससे पहले उनके पास बैठी फर्स्ट लेडी को समझ पाती, दूसरी गोली कैनेडी के सर को खोलकर निकल जाती है। जांच में क्या आया था सामने और क्या थी द मैजिक बुलेट थियरी? कैनेडी पर गोली चलाने वाले को 2 दिन बाद लाइव टीवी पर गोली मार दी गई थी। कौन था इन सब के पीछे? आज के एपिसोड में कहानी एक ऐसे अमेरिकी प्रेसिडेंट की रहस्यमयी मौत की और उसके पूरे जीवन की, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में नेवी ऑफिसर की भूमिका निभाई, उसके बाद एक जर्नलिस्ट की नौकरी की और अमेरिका का 35वां प्रेसिडेंट भी बन गया, जिसने एशिया को लाशों का जंगल बना दिया था, तो दूसरी तरफ 54,000 अमेरिकी सैनिकों की मौत का जिम्मेदार भी वही बना। बतौर राष्ट्रपति कैनेडी की कई उपलब्धियां और असफलताएं भी रहीं, लेकिन सेक्स एडिक्ट का ठप्पा उनके दामन पर हमेशा लगा रहा। उनके लव अफेयर्स के किस्से इतने आम थे कि कहा जाता था कि हर तीसरे दिन अगर किसी के साथ हम बिस्तर होने को नहीं मिलता था तो उन्हें सर दर्द शुरू हो जाता था, और जब तक वो प्रेसिडेंट रहे उन्हें कभी सर दर्द नहीं हुआ। Women streamed into the White House to share his bed, and when he traveled, there was almost always a woman waiting for him. कैनेडी के लव अफेयर्स की फहरिस्त यूं तो काफी लंबी है। हम सिर्फ उनकी बात करेंगे जो इतिहास में अपनी छाप छोड़कर गए या जिन्हें जानना जरूरी हो गया। आइए जानते हैं इन तमाम किस्सों के बारे में आज के एपिसोड में। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। कैनेडी हमेशा लोगों को खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। अमेरिकियों को चंद्रमा की सतह पर पहुंचाने का उनका वादा उनकी दूरदर्शी नेतृत्व शैली का एक मजबूत एग्जाम्पल है। लेकिन इस सब के साथ साथ उनके दामन में एक दाग भी था, दाग सेक्स एडिक्ट कहे जाने का, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। तो ये हैं उनके 5 सबसे चर्चित अफेयर्स। दुनिया की सबसे खूबसूरत हीरोइन मर्लिन मोनरो के साथ उनका लव अफेयर तब सामने आया जब कैनेडी के जन्मदिन के मौके पर 19 मई 1962 को मर्लिन मोनरो ने उनके लिए एक गीत गाया और उसमें वो बोल गई, हैप्पी बर्थडे टू यू JFK। उनको कहना था मिस्टर प्रेसिडेंट, लेकिन उन्होंने जब नाम लिया तो वहां मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे। मर्लिन का अक्सर व्हाइट हाउस में आना जाना भी किसी से छुप नहीं सका था। इस परफॉर्मेंस के 3 महीने बाद ही एक दिन मोनरो की रहस्यमयी मौत ने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। बार्बिचुरेट ओवरडोज की वजह से मर्लिन की मौत हुई, यानी दवाइयों के ओवरडोज होने से। इस मौत के पीछे कैनेडी के हाथ होने की कहानी आज भी रहस्यमयी बनी हुई है। इस लिस्ट में अगला नाम है मैरी मेयर का। ये एक CIA की एजेंट की एक्स वाइफ थी। जनवरी 1962 से उनकी मृत्यु तक ये एक ऐसी महिला थी जो कैनेडी के सबसे करीब रहीं और कैनेडी की एकमात्र प्रेमिका भी रहीं। कैनेडी की हत्या के 11 महीने बाद अक्टूबर 12 को 1964 में मेयर जब दोपहर की वॉक के लिए जॉर्जटाउन की ओहियो कनाल की तरफ जा रही थी तो एक अनजान गनमैन ने इनकी भी रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी थी। वजह बताई जाती है उनकी डायरी और उसमें कैद व्हाइट हाउस के सीक्रेट्स। अगला नाम है मिमी अल्फोर्ड। व्हाइट हाउस में 19 साल की इंटर्न थी। एक पूल पार्टी में कैनेडी ने मिमी को इनवाइट किया जिसमें काफी लोग मौजूद थे। मिमी इस पूल पार्टी के बारे में बताते हुए कह रही थी, ही वॉज रिमार्केबली फिट, फ्लैट स्टमक, टोन्ड आर्म्स फॉर अ 45-year-old मैन। पूल पार्टी के बाद मिमी अपनी डेस्क पर वापस जाती हैं, तभी उनके पास कॉल आता है, मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ एक इनफॉर्मल गेट टुगेदर के लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है, क्या आप ऊपर के कमरों में जाना पसंद करेंगी? जाहिर है ऊपर के कमरे से मतलब था कैनेडी का बेडरूम। मिमी ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया और वहां से इनके लव अफेयर का सिलसिला शुरू हुआ। प्रेसिडेंट ने पहले सेड्यूस किया, फिर उसके बाद शारीरिक संबंध बनाए और ये सब 1 साल तक चलता रहा। अगला नाम है मर्लिन डिट्रिच। मर्लिन के साथ पहली मुलाकात में प्रेसिडेंट उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कई सवाल पूछते हैं। उन्हीं में से एक अजीब सवाल था, क्या आपने 1930 में मेरे पिता जोसेफ कैनेडी के साथ भी संबंध बनाए हैं? जिसके जवाब में मर्लिन डिट्रिच ने मना कर दिया था। कथित तौर पर डिट्रिच ने बताया कि कैनेडी के साथ मुलाकात के 1 घंटे के भीतर वो दोनों बेड पर थे। इस लिस्ट में अगला नाम है जूडिथ एक्सनर। ये शिकागो के नोटोरियस माफिया डॉन सैम जियंकाना की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। जूडिथ के साथ कैनेडी का लव अफेयर काफी दिन तक चलता रहा। ये जूडिथ थी जिन्होंने कैनेडी की इस डार्क साइड को सबके सामने सीनेट में पेश किया और अपने अफेयर के बारे में सबको बताया था। इन सब के इतर कैनेडी का दूसरा साइड भी था और वो था अमेरिका
के राष्ट्रपति बनने का पूरा सफर। आइए जानते हैं। सन 1940 जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब ब्रुकलिन के मैसाचुसेट्स में पैदा हुआ जॉन एफ कैनेडी 23 साल का युवा हुआ करता था। बचपन से राजनीतिक चर्चाओं को सुनकर बड़ा हो रहा ये लड़का अब येल लॉ स्कूल में दाखिला लेकर लॉ की पढ़ाई करने का मन बना रहा था। वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही थी कि जापान पर लगे तमाम सैंक्शंस को हटाने को लेकर जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया है। वर्ल्ड वॉर 2 में अब तक शांत रहने वाला अमेरिका अब वॉर में अपनी एंट्री दर्ज कराने जा रहा था। कैनेडी के लिए यह मौका अच्छा था देश की सेवा करने का और अपनी राजनीतिक जमीन को एक आधार देने का। कैनेडी अपना मन बदलकर अब अमेरिकन आर्मी के ऑफिसर कैंडिडेट स्कूल में ट्रेनिंग करने का चुनाव कर चुके थे। कई महीनों तक ट्रेनिंग चलने के बाद पता चला कि कैनेडी मेडिकली अनफिट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं, लेकिन सेना में जाने का जुनून कैनेडी के सर पर सवार था और वर्ल्ड वॉर 2 का मौका सबसे मुफीद था। कैनेडी के पिता जोसेफ कैनेडी बड़े बिजनेसमैन थे जिनका दबदबा हुआ करता था। जोसेफ कैनेडी पैसे देकर अपने बेटे की मेडिकल रिपोर्ट्स में तब्दीलियां करवा लेते हैं और एलन कर्क नाम के शख्स की बदौलत कैनेडी को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल रिजर्व में अमेरिका की नेवी में काम करने का मौका मिल जाता है। अगस्त 1943 में खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही थी कि जापान के 4 जहाजों में सैनिक हथियार और खाने को लेकर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं। लोकेशन की जानकारी मिलते ही जापानी शिप्स को तबाह करने के लिए कैनेडी को भेज दिया गया, लेकिन जिस पेट्रोलिंग बोट PT-109 पर कैनेडी अपने सोल्जर्स के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे थे, रात के अंधेरे में वो अचानक किसी पत्थर से टकराकर डूबने लगती है। सामने जापान के 900 सोल्जर्स थे और कैनेडी के सोल्जर्स डूब रहे थे। अब उनके पास सिवाय जान बचाकर वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कैनेडी डूबते लोगों को अपने कंधों पर उठाकर जैसे तैसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं और 7 दिनों के भीतर उन्हें रेस्क्यू भी कर लिया जाता है। अखबारों की हेडलाइंस उनकी बहादुरी के किस्सों से भरी जाने लगती हैं। यही एक घटना कैनेडी के राजनीतिक सफर का प्रारंभ साबित होती है। जर्नलिस्ट से लेकर आर्टिस्ट तक कैनेडी को मोडेस्ट और सेल्फ डेप्रिकेटिंग हीरो के रूप में पोर्ट्रे करने लगे थे। फिर आया अगस्त 1944। खबर आ रही थी कि कैनेडी के बड़े भाई की हत्या कर दी गई है, जो खुद एक नेवी पायलट हुआ करता था। इस खबर ने मानो कैनेडी के पिता को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। ये उनके लिए एक सबक की तरह साबित हुआ और बिना देर किए उन्होंने कैनेडी के लिए अप्रैल 1945 में हस्ट न्यूज़पेपर में एक स्पेशल करस्पॉन्डेंट की नौकरी पक्की करवा दी थी। कुछ दिन नौकरी करने के बाद उनकी बोट अब राजनीति के समंदर में उतरकर दौड़ने को तैयार थी और इसकी शुरुआत हुई कैनेडी के 3 बार 1947 से 1953 तक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में चुनाव जीतने से। जब वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में काम कर रहे थे, तब साथ ही साथ वो 1952 में होने वाले सीनेट के इलेक्शन की तैयारी भी मैसाचुसेट्स से करने लगे थे। उसी चुनाव में उन्हें 70,000 वोटों से जीत मिल जाती है और फिर उनकी मुलाकात होती है जैकलीन बोवियर से। दोनों में प्रेम होता है और फिर शादी हो जाती है। अगले चुनाव आते हैं 1958 में। इस बार वो अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हैं, लेकिन 1960 में होने वाली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की भी तैयारी वो शुरू कर देते हैं। उस साल प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हुआ करते थे जॉन एफ कैनेडी और निक्सन। इलेक्शन होने से पहले कैनेडी और निक्सन एक टीवी डिबेट के लिए सहमत हो जाते हैं, जिसे 70 मिलियन अमेरिकन यानी 66% ऑफ वोटर्स द्वारा देखा जाता है। कहा जाता है कि टीवी का नया दौर शुरू हो रहा था और कैनेडी निक्सन के सामने दिखने में यंग और हैंडसम थे। शायद इस वजह से जनता कैनेडी से ज्यादा प्रभावित हो रही थी, जिसका फायदा आने वाले चुनाव में कैनेडी को हुआ भी। कैनेडी ने एक क्लोज फाइट में निक्सन को हरा दिया। जहां कैनेडी को वोट मिले थे 49.7%, वहीं निक्सन को मिले 49.5%। जल्द ही वो दिन भी आ गया, 20 जनवरी 1961 का, जब जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति की शपथ ले ली। कैनेडी ने प्रेसिडेंट बनते ही अपनी डिफेंस मजबूत करने को पहली प्राथमिकता दी। परमाणु हथियारों को 50% तक बढ़ा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में वॉर्स ऑफ नेशनल लिबरेशन जारी था। सभी देश बाहरी पावर से छुटकारा पाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, आज़ादी की मांग कर रहे थे। ऐसे में सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सेक्रेटरी निकिता क्रुश्चेव ने अपना सपोर्ट वॉर्स ऑफ नेशनल लिबरेशन को डिक्लेयर कर दिया। 1960 और 1963 के बीच 24 देशों को आज़ादी दे दी गई और डिकोलोनाइजेशन का ये प्रोसेस तेजी पकड़ने लगा, जिसका फायदा उठाकर कैनेडी की सरकार ने अपना बिजनेस इन सभी डेवलपिंग कंट्रीज में फैलाना शुरू कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुए 15 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन कोल्ड वॉर लगातार अमेरिका, रूस, जापान और जर्मनी के बीच चल रहा था। 4 जून 1961 को वियना में कैनेडी की एक मीटिंग क्रुश्चेव के साथ हुई। इस मीटिंग के बीच में ही कैनेडी गुस्सा होकर मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं, जो रशिया और अमेरिका के बीच टेंशन और बढ़ा देता है। ये मीटिंग थी न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन करने के लिए। कहा जाता है कैनेडी की हत्या के पीछे रशिया का भी हाथ होने की आशंका थी। दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ रही थी और इस आग में घी डालने का काम किया
अप्रैल 1961 की उस घटना ने जब CIA द्वारा क्यूबा पर हमला कर दिया गया, वहां के लीडर फिदेल कास्त्रो को मारने के लिए। इसका अप्रूवल जाहिर है कैनेडी ने ही दिया था, लेकिन बे ऑफ पिग्स के बीचेस पर क्यूबन रिवॉल्यूशनरी आर्म ने अमेरिकी ट्रूप्स को मार गिराया और 1189 अमेरिकी सैनिकों को बंदी बना लिया गया, जिन्हें इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंस देने की शर्त पर छोड़ दिया गया। कहते हैं $53 मिलियन की रकम क्यूबा को दी गई थी। दूसरी तरफ 1954 जेनेवा कॉन्फ्रेंस में वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, कम्युनिस्ट नॉर्थ वियतनाम और नॉन कम्युनिस्ट साउथ वियतनाम। लेकिन अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट साउथ वियतनाम आर्मी को मजबूत करने में लगातार बना रहा, जिसकी वजह से वियतनाम के दोनों हिस्से वॉर जोन में तब्दील हो रहे थे और ये सब हो रहा था 1963 के आसपास। वियतनाम में खून खराबा करने की गलती कैनेडी को कितनी भारी पड़ी उसका अंदाज़ा 22 नवंबर 1963 को लगा, जब कैनेडी अपनी वाइफ के साथ लिमजीन में बैठकर टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी के सामने से गुजर रहे थे। तभी ली हार्वी नाम के एक आदमी ने फायरिंग शुरू कर दी। इस लिमजीन के आगे वाली सीट पर टेक्सास के गवर्नर और उनकी वाइफ भी मौजूद थी। कम से कम 3 गोलियां कैनेडी की मौत का कारण बनी और एक गोली टेक्सास के गवर्नर को भी जाकर लगी थी। इस हत्या की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जेम्स नेविल। 2 दिन बाद जब ली हार्वी को कोर्ट ले जाया जा रहा था, तभी जर्नलिस्ट के सामने ऑन कैमरा जैक रूबी नाम के शख्स ने ली हार्वी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया वो यही था कि ली हार्वी ने यह काम खुद अकेले अपने दम पर किया था। वो टेक्सास स्कूल की बुक डिपॉजिटरी में काम करता था, जिससे उसको उस बिल्डिंग में गन ले जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। हत्या की वजह बताती उसने कहा कि वियतनाम में जो कैनेडी ने किया था उससे वो बहुत दुखी था। वियतनाम में जो लोग मारे जा रहे थे उनमें अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। कैनेडी की हत्या के मामले में कई और थियरी सामने निकल कर आती हैं। कहा जाता है जब गोली चलाई गई तब कई लोग अपना कैमरा लेकर वहां वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। उनमें एक था ओविल निक्स। ओविल ने कहा जब प्रेसिडेंट पर गोली चलाई गई तो वहां एक नहीं 2 गनमैन मौजूद थे, दूसरा घास में छुपा बैठा था। यही थी द मैजिक बुलेट थ्योरी। CIA ने ओविल से वो फुटेज पैसे देकर जांच के लिए ले ली, लेकिन जांच पूरी होने के बाद भी CIA ने अपना कंक्लूजन वही रखा, हत्या ली हार्वी ने की है और अकेले की है। लेकिन जब फुटेज वापस ओरविल को दे दी गई तो उसने दावा किया कि फुटेज में से काफ़ी सीन्स गायब थे। उसके बाद अमेरिकी गवर्नमेंट पर उसने सू फाइल किया कि या तो हमें $10 मिलियन दो या फिर जो रियल फुटेज थी वो हमें प्रोवाइड करवाओ। लेकिन दोनों ही देने से सरकार ने मना कर दिया। कैनेडी की मौत का असली सच आज तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर लिखें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।